हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 8वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और यह सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए इस 8वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 8वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 11 का संबंध है 22 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता लगाना है कि 11 का संबंध यहां पर 22 के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11 से यहां पर 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा 2। अब 2 से 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 2 का गुणा किया गया है इसी 11 के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 2 का गुणा 11 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 11 दुआ के 22। और ध्यान से देखिए 22 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 13 के अंदर है, और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 13 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो यहां पर 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। और इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, इस 13 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 13 का गुणा 4 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 13 चौके 52। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब हमें देखना है कि संख्या 52 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 52 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कर दिया, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहां पर संख्या दी गई है 25 है। 25 क्या है, तो मेरे भाई 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 25 के आगे क्या है, 37 है। 37 क्या है, तो मेरे भाई 37 है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है, आगे है संख्या 49 है। 49 क्या है, तो मेरे भाई 49 है 7 का
स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 25 क्या था, 5 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है 37 है, 37 है मेरे भाई 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 से जस्ट अगली संख्या है 6। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए यहां पर क्या है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर है, तो 7 से अगली संख्या निकालेंगे, 7 से अगली संख्या कौन सी होती है, 8 होती है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे और यहां पर इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि संख्या 65 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 65 हमें दी गई है ऑप्शन ए बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस समीकरण के अंदर, इस प्रश्न के अंदर किसका अर्थ क्या बोला गया है वो रखेंगे। यहां पर देखिए जैसे यहां पर बोला गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो मेरे भाई हम प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है माइनस है, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और मेरे भाई लास्ट में बोला गया है कि भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहां पर हम बनाएंगे नया समीकरण, कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए पहले 9, उसके बाद में प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहां पर कर देंगे गुणा। फिर है 8, यहां पर लिखेंगे 8 है, उसके बाद में भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहां पर हम कर देंगे प्लस है। फिर क्या है 8, तो यहां पर लिखेंगे मेरे भाई 8 है। फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, भाग। फिर क्या है 4, यहां पर लिख देंगे 4। फिर क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहां पर कर देंगे माइनस, और लास्ट में है 9। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण के अंदर क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए पहले क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 8 में, तो यहां पर चला जाएगा 4 दूना के 8। फर्स्ट में बच रहा है क्या, 9 गुणा में 8, और फिर क्या है उसके बाद में प्लस, लास्ट में क्या बच रहा है, माइनस का 9, तो यहां पर हम कर देंगे -9। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 9 गुणा 8 करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 9 8 के 72। ठीक है, उसके बाद में क्या बच रहा है, प्लस का 2, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +2, और फिर लास्ट में क्या है माइनस का 9, तो यहां पर हम कर देंगे -9। अब मेरे भाई देखिए 72 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो 72 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो 72 और 2 हो जाएगा 74। फिर क्या है लास्ट में माइनस का 9, तो 74 में से क्या कर देंगे, 9 को कम कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 74 में से 9 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस,
मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और मेरे भाई यदि आप ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि नामात्र फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों को आराम से कवर कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से घिरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का मध्य प्रदेश राज्य समुद्र तट से घिरा हुआ नहीं है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 19 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 12 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 19 से यहां पर 18 कैसे बनाया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 19 से यहां पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 19 का किया गया है सबसे पहले स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361 और इस 361 की तीनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 361 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 18 और 18 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 12 के अंदर है और इस 12 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 12 का हम करेंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम क्या करेंगे 144 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 144 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 16 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप एग्जाम के अंदर इस टाइप के प्रश्न को देखते ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? ऑप्शन ए है गर्दन में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क भाग में स्थित होती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आधुनिक विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आधुनिक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, और ऑप्शन डी है कोटा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1984 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1845 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1856 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आंग्ल सिख युद्ध वर्ष 1845 में लड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश से, ऑप्शन बी है आयरलैंड देश से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया देश से, और ऑप्शन डी है जर्मनी देश से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए पाचन करना, ऑप्शन बी है रक्त संचार करना, ऑप्शन सी है शोषण करना, और ऑप्शन डी है उत्सर्जन करना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त संचार करना। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने,
ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की थी। तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी 3 मई 1939 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो याद रखना भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जापानी संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से नेफ्रॉन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है यकृत से, ऑप्शन बी है किडनी से, ऑप्शन सी है फेफड़ा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नेफ्रॉन का संबंध है किडनी से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंगों पर, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगों पर, ऑप्शन सी है विद्युत तरंगों पर और ऑप्शन डी है सौर तरंगों पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोबाइल फोन रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। मेरा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है
कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये 21,000 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किस काल में आया था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में आया था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल से भी पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।